हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी आज की इस क्लास में क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू के साथ रिवीजन करा रहे हैं। हमारी डेली क्लास शाम 7 बजे गूगल मीटिंग पर होती है, जिस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो अपना क्लास नाम और एड्रेस के साथ। उसके बाद आपको प्रॉपर एक ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसके जिसके साथ आप लोग डेली आपको गूगल मीटिंग की लिंक मिल जाएगी और आप लोग लाइव क्लास उसके साथ गूगल मीटिंग पर जुड़ सकते हो और आप क्लासेस कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पर भी ये क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, तो आप यूट्यूब से भी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर कमेंट करते हो तो हो सकता है रिप्लाई देने में टाइम मिल जाए, लेकिन वहाँ आप लोग अपना डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपने वॉइस अपने क्वेश्चन जो भी डाउट रहते हैं आसानी से क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस के साथ और क्लास के साथ। उसके बाद आप लोग डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। और वो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, हो रही है। ठीक। हाँ। चलो, जो भी क्लास में आएंगे देखते हैं, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम भी काफी हो रहा है। तो देखो, कल जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था थ्योरी बेस में था, सब कुछ मैंने कंसेप्चुअल आप लोगों को क्लियर किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन उससे थ्योरी भी हमारी क्लियर होती जाएगी, एक साथ रिवीजन होता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान बनता है। पूछा ये गया है कि जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसके दौरान क्या बनता है। तो ऑप्शन दिए गए हमें, नए पदार्थ वाले गुण, पुराने पदार्थ, केवल गैस, केवल ऊष्मा। तो देखो, जब हमने अपक्रिया पढ़ाई थी, अपक्रिया होती क्या है या अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अपक्रिया कब होती है, तो मैंने आप लोगों को 4-5 पॉइंट नोट कराए थे, जिसमें से मैंने नोट कराया था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा, नया पदार्थ बनता है। हाँ, आप अपना माइक ऑफ कर लिए बेटा, नॉइस आ रही है ना काफी। सेकंड पॉइंट था अ, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट था ऊष्मा निकलना। ऊष्मा का निकलना। नेक्स्ट पॉइंट था ऊष्मा अवशोषित होना। ये कुछ पॉइंट है जिससे हम क्या पहचान कर सकते हैं कि कोई हमारी नई अभिक्रिया बन रही होती है। और एक स्पेशल पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, जिससे आसानी से आप पहचान कर लो ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते, पुनः पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते, पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते, अवस्था में नहीं। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, जिससे क्या हम रासायनिक अभिक्रिया पहचान सकें। तो सेम जस्ट ये यहीं पर पूछा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन। अगर हम और भी देखते हैं, जैसे हमें दिया नए पदार्थ वाले नए गुणों वाले पदार्थ, तो हमें क्लियर पता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनता है, तो उसके गुण भी नहीं रहेंगे। पुराने पदार्थ का कुछ भी नहीं बचता है, केवल गैस। ऐसा तो नहीं हो सकता, अभिक्रिया में गैस भी निकल रही होती है, रंग में भी परिवर्तन होता है और उसमें हीट भी निकलती है। और केवल ऊष्मा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता केवल ऊष्मा ही निकले। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, नए गुणों वाले पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कौन सा संकेत रासायनिक अपक्रिया का नहीं है। यानी सेम चीज यहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें ऐसी पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ये बताता है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ताप का निकलना। जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही होती है तो उसमें हीट ये तो निकल रही होती है, मतलब ऊष्मा निकल रही होती है या ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ये भी सही है। रंग का बदलना, रंग भी बदलता है,
जैसे लोहे पर जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका कलर परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी सही है कि रंग में बदलाव होता है। नेक्स्ट है आकार का बदलना। देखो अ, आकार का बदलना और गैस का निकलना, ये ऑप्शन है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि आकार का बदलाव नहीं होता, पूरा हमारा पदार्थ ही नया हो जाता है। जैसे आकार क्या होता है, जैसे कागज का फटना, तो जब कागज फाड़ दोगे, अलग दो टुकड़े कर दोगे तो उसका आकार बदल जाएगा। लेकिन जब हम कागज को जला ही देंगे तो उसका आकार क्या नया पदार्थ ही बन जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, आकार का बदलना। और गैस निकलना ये भी सही है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा कौन सा संकेत रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। तो इसमें भाई ताप का निकलना भी है, रंग का बदलना भी है, गैस का निकलना भी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकार का बदलना, क्योंकि ये अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसमें समान जो होता है वो क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे नीचे ही जैसे ये एग्जांपल में लिखा है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अब ये समीकरण कैसा संतुलित है, क्योंकि अपकारक की भी संख्या सेम दी गई और उत्पाद की भी दी गई है। तो हमें बताना ये है कि इनमें जो होता है वो क्या समान होता है। द्रव्यमान समान होता है, रंग समान होता है, ताप समान होता है, या अवस्था समान होता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई अपकारक बनाते हैं, जैसे अपकारक ये दो चीजों से मिलकर के बन रहा होता है और इधर भी दो ही चीजें दी हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि इधर दो की तीन जाए, चीजें वही रहेंगी, बस इनकी मात्रा कम ज्यादा होती है। तो बस मात्रा को ही हम बैलेंस कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, समीकरण संतुलित हो जाता है। तो मात्रा क्या मैंने बताया, अणुओं की संख्या। तो अणु क्या होते हैं, द्रव्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ना कि रंग में रंग समान करते हैं हम, ना ही ताप समान करते हैं और ना ही अवस्था, सिर्फ हम क्या समान करते हैं, द्रव्यमान समान करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, फोर्थ है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 किस प्रकार की अपक्रिया है। अगर आप लोगों का इसका आंसर आता है तो रिप्लाई भी कर सकते हो, माइक ऑन करके रिप्लाई बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दहन। सर संयोजन अपक्रिया। हाँ, संयोजन अपक्रिया करेक्ट ऑप्शन इसका यही होगा, संयोजन अपक्रिया। क्योंकि देखो संयोजन अपक्रिया में डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, जब दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये पहचान होती है हमारी संयोजन क्रिया की। जैसे यहाँ पर क्या था, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे अपकारक दो हैं, एक और दो, और जो उत्पाद निकल के आ रहा है वो हमारा सेम एक ही निकल के आ रहा है। इस हिसाब से हम आसानी से पहचान सकते हैं हमारी क्या है, संयोजन अपक्रिया। वहीं अपघटन की बात की जाए तो अपघटन क्या होता है, जस्ट संयोजन की विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, दो पदार्थ मिलते हैं और एक बनता है, लेकिन अपघटन में क्या होता है, एक पदार्थ ही दो या दो से अधिक अणुओं में टूट रहा होता है। वहीं विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन में क्या होता है, इसमें कम क्रियाशील पदार्थ अधिक क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। आगे बात की जाए, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है CaO CO3 एरो CaO प्लस CO2, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। इसका रिप्लाई करो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर अपघटन। अपघटन अपक्रिया। सेम जस्ट मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि वियोजन की संयोजन की जस्ट विपरीत क्या हो जाती है, अपघटन। अपघटन को दूसरे किस नाम से जानते हैं, नहीं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। इसकी सिंपल फॉर्म याद रखनी है, डेफिनेशन सेम वही रहेगी। यह क्या होता है, संयोजन की जस्ट उल्टी होती है। तो क्या लिख सकते हो,
संयोजन अपक्रिया का विपरीत होता है या अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया होती है। विपरीत। देखो वियोजन अपक्रिया कितने होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट हो जाता है ऊष्मा या ऊष्मीय, दूसरी हो जाती है प्रकाश और तीसरी हो जाती है विद्युत। होगा सेम सब कुछ वैसा ही जैसे अपघटन, मतलब किसी में ले लो, अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है तो ऊष्मीय अपघटन हो जाएगी, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रही होगी तो प्रकाश अपघटन हो जाएगी, और विद्युत की उपस्थिति में हो रही होगी तो विद्युत अपघटन हो जाएगी। सेम अपक्रिया में वैसा ही होता है जैसे ऊपर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, यह अपक्रिया है, संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है या द्विविस्थापन है। इसका आंसर दो आप। सर विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि अपक्रिया में क्या होता है कि जब कम क्रियाशील पदार्थ अधिक को विस्थापित कर देता है तो वही हमारी क्या कहलाती, विस्थापन अपक्रिया। तो इसका करेक्ट आप ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन लिखती है, जब कम क्रियाशील पदार्थ, सॉरी अधिक क्रियाशील पदार्थ, जब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल में था हमारा Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ क्या होता है, देखो Zn अधिक क्रियाशील है और Cu कम है, तो Zn Cu को विस्थापित कर देता है, तो इधर आ जाता है ZnSO4 और Cu अलग हो जाता है। ये जस्ट क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया गया है, रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl NaNO3, ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो इसमें देखो अपघटन दिया गया ऑप्शन, संयोजन, द्विविस्थापन, दहन। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सर द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, क्योंकि द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें आयनों की आपस में अदला बदली की जाती है। तो द्विविस्थापन की सिंपल फॉर्म है कि आयनों का आपस में अदला बदली, आयनों का आपस में अदला बदली। तो इसमें आयनों की आपस में अदला बदली से क्या मतलब होता है कि जो भी यौगिक दिए जाते हैं वो दो फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl प्लस NaNO3। इधर हम देखते हैं तो Ag हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, NO3 निगेटिव हो जाएगा, NaCl Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl निगेटिव। इधर Ag पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव NO3 निगेटिव। यहाँ आपस में देखोगे तो क्या हुआ, आयनों में आपस में अदला बदली। जैसे Ag पॉजिटिव था, ये किसके साथ आ गया, Cl के साथ आ गया, और NO3 निगेटिव था तो ये किसके साथ, Na के साथ आ गया। तो सेम इस प्रकार से जब आयनों की आपस में अदला बदली की जाती है तो वही हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन ये होती है कि जब आयनों की आपस में अदला बदली की जाए तो वह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। AgBr पर प्रकाश करने पर क्या होता है। चलो इसका आंसर आप बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर Ag प्लस Br2। Ag प्लस Br2, देखो क्योंकि ये
पूछा गया है क्या होता है। वैसे ये एग्जाम्पल जो है AgBr हाँ टू AgBr प्लस AgBr2 टू AgBr, ये अपक्रिया है। ये अपक्रिया कौन सी है? अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में अलग अलग, जैसे मैंने बताया था, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन या तुम्हारी विद्युत अपघटन। तो जो ये अपक्रिया अपघटित हो रही है, किस प्रकार से अपघटित हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो रही है। प्रकाश। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ये अपनी अणुओं को, जैसे AgBr है तो ये अपनी ही अणुओं को दो अलग अलग में तोड़ देती है। Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। तो ये होता किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इसका ये प्रकाश अपघटन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AgBr। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इसका आंसर आप बताओ, ऑक्सीकरण में क्या होता है? क्योंकि कल भी आप लोग कंफ्यूज, मैक्सिमम लोग इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक मिनट बोलो। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन इसी रिएक्शन में रहती है, क्योंकि सेम मिलती जुलती रिएक्शन होती है। अधिकतर लोग इधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ABCD में, बताओ। सर डी। हाइड्रोजन का जुड़ना गलत है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, कल मैंने सिंपल फॉर्म बताया था कि ऑक्सीकरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण, इसमें हमें तीन चीजें दी जाती है, चाहे ऑक्सीकरण हो हमारा या अपचयन हो। तीन चीजें कौन कौन होती है? फर्स्ट हमें दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा ऑक्सीजन होता, और जो थर्ड दिया जाता वो हमारा हाइड्रोजन होता। मैंने एक सिंपल फॉर्म बताया था। हमें दो चीजें दी जाती हैं, क्या होता है? ऑक्सीकरण, और दूसरा होता है हमारा, एक सेकंड, अपचयन। इधर से हमारे दोनों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा किससे मैच कर रहा होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीकरण में हम क्या पहचान करें? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से मैच हो रहा। तो हमेशा याद रखो, अगर ऑक्सीकरण किससे मैच हुआ? ऑक्सीजन से। तो जिससे मैच हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा? उसमें वो जुड़ रहा होगा। तो ये ऑक्सीजन से मैच हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? जुड़ रही होगी तो प्लस हो जाएगी, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया की पहचान सिंपल सी है। इस अपक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना लिख सकते हो, और हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऑक्सीकरण का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। सिंपल सी पहचान। कंफ्यूजन की ये होती है कि हम पहचान कैसे करें। तो याद रखना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मैच हो रहा है तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी। सिंपल इतना याद रखो, ऑक्सीकरण है मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी। और ये दोनों जस्ट इसके विपरीत होते हैं। बात की जाए हमारी अपचयन की, तो अपचयन में क्या होता है? जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी और ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हमारा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन निकलती नहीं, ऑक्सीजन जुड़ रही होती है। और द्रव्यमान बढ़ता है, इनसे कोई मतलब नहीं हमारा। हाइड्रोजन जुड़ता है, ये भी गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कंफ्यूज रहे, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है। अब भी भूलोगे आप? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो। हाँ आवाज आ सर रही? आ रही है। अब मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे ऑक्सीकरण और अपचयन में। अब तो नहीं भूलोगे? नो सर। हाँ, क्योंकि याद रखना, ऑक्सीकरण मतलब किससे मैच हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी और दोनों चीजें जस्ट विपरीत रहती हैं। इतना तो याद रहता है, इसमें तीन ही चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बस इसमें पता रखना, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण से। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? सर। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं
तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, यही सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ती है, बिल्कुल नहीं। और ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल नहीं। नहीं। द्रव्यमान कम होता है, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एफई पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो सिंपल है, जंग लगना किसका उदाहरण हो जाता है हमारा? संक्षारण का। तो अपर्दन का नहीं होता। अपर्दन क्या होता है? किसी चीज का कटाव। प्रज्वलन मतलब जलना। संक्षारण ही होता है। संक्षारण से मतलब क्या होता है? इस पे जंग लग जाती है, मतलब धीरे धीरे चीज खत्म होने लगती है, जिसे कैरोसिन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य खाद्य तेलों का खराब होना कहलाता है। इसका बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है ए जंग, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अपचयन, और डी रेसिडिटी। मैंने कल पढ़ाया था ये, मतलब खाद्य तेल पदार्थों का, जैसे मैंने बताया था चिप्स वगैरह को पैकेट में पैक करके रखते हैं, या जैसे खाना वगैरह लॉन्ग टर्म रखना होता है तो फ्रिज वगैरह में रख देते हैं ठंडी शीतल जगह पर। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर क्या आएगा? करेक्ट। इंग्लिश में ये वर्ड जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रेसिडिटी, वैसे इसे बोलते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता। हाँ सर, ये डी होगा। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? डी। क्योंकि डी। इसमें इंग्लिश में लिखा था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? विकृत घनता। विकृत घनता क्या होता है? कोई भी ऑयली चीज होती है, वो जब वायु या नमी के वायु से जब संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसमें एक विषैली गंध आने लगती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एजीसीएल का रंग होता है। तो देखो अपक्रिया होती है, जब एजीसीएल निकलता है तो ये अपक्रिया में आता है अपछेद, अपक्षेप के रूप में निकलता है एजीसीएल। तो एजीसीएल का जो कलर की बात की जाए तो नीला भी गलत है, हरा भी, सफेद इसका करेक्ट हो जाएगा। जब क्रिया करती है तो एनएसीएल एजीसीएल अपक्षेप के रूप में निकलता है, जिसका कलर सफेद होता है। नेक्स्ट पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी। अच्छा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताओ क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या निकलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। सरलता के लिए मैं इसे सूत्रों में लिख देता हूँ, जिससे तुम आसानी से करो। कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा CaO प्लस पानी H2O। चलो अब करके बताओ, ये हमारा अपकारक के उत्पाद में क्या निकलेगा? सबका प्लस। तो इसका हो जाएगा CaOH का होल कर। CaOH का होल्ड है, सिंपल सा CaOH का होल्ड। ये कौन सी अपक्रिया है हमारी? होल कर। सही। सही संयोजन। संयोजन अपक्रिया, बिल्कुल सही है। इसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा CaOH का उल्टा है। ये तुम्हारे लिए सिंपल कब हो गई? जब मैंने इसे सूत्रों में लिख दिया, यानी प्रतीकों में समीकरण के रूप में लिख दिया, जिससे आसान होगी। विदाउट आंसर दे सकती थी इसका। आगे हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, एक मिनट रुको। हाँ, इससे बताओ बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए CO2 है, ऑप्शन बी O2 है, ऑप्शन सी NaCl है, ऑप्शन डी H2 है। इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? ऐसा तो जो बेकिंग सोडा को करने पर क्या। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है?
हेलो। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है आपको? बेकिंग सोडा का? हम्म। हाँ। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला बताओ। NaHCO3। NaHCO3। CO3। अब सिंपल सा पता है, इससे मतलब NaCO3 है। अब इससे हमें विघटित करना है, गर्म करने पर क्या बनता है, हमसे पूछा गया है, हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे कहीं ना कहीं ये विघटित होगा, तो ये हमारी ऊष्मीय अपघटन हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें ऊष्मा डाल रहे हैं, तो ये अपने ही पदार्थों में अलग हाँ। अलग टूटेगी, तो यार किससे क्या निकलेगा। इधर हमारा सिंपल सा है, एक तो हम CO3 निकाल देंगे, सॉरी CO2। जब CO2 निकल जाएगी उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, Na बचेगा और H बचेगा, तो हम इससे H2O भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या बचेगा, टू, या ऐसे, और उसके बाद Na बच रहा और हमारा, इससे टू आगे लगा लो, टू आगे लगा के बैलेंस करोगे तो क्या निकल आएगा, 2NaHCO3। इधर से 2Na निकल के आएंगे हमारे, जैसे CO2 निकल गया उसके बाद क्या बच रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो चुके थे, 6 के बाद हमारे पास 2 निकल के 4 ऑक्सीजन बच रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक सेकंड के लिए, जैसे हमने CO2 निकाल दिया, CO2 निकालने के बाद भी हमने आगे 2 लगा लिए, तो कार्बन भी हमारे पास कहीं ना कहीं डबल हो गई, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक कार्बन बच रहा है, प्लस जैसे हमने क्या निकाल दिया था, H2O भी निकाल दिया, हाइड्रोजन भी हमने 2 निकाल दिया, अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक तो कार्बन बच रहा है, और ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं, और 2 ऑक्सीजन निकलने के बाद 2 ही ऑक्सीजन और बच रहे हैं हमारे पास, वो 3, तो इधर हम क्या निकाल लेंगे, NaCO2 CO2। हाँ। हो जाएगा। लेकिन ये बैलेंस Na2, नहीं नहीं, ये निकल के आएगा Na2CO3, तो Na2CO3, अब बैलेंस हो जाएगा। NaCO3। हाँ। देखो, 2Na हो चुके हमारे, उसके बाद कार्बन डबल थे, कार्बन एक इधर हो गए एक डबल हो गए, उसके बाद हाइड्रोजन हमारे 2 थे, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 लगने से 6 हो चुके थे, तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारे गणन करने पर अब हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था, CO2, O2, NaCl, H2, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। CO2। ये जो फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है, तो इससे जो हम निर्माण करते हैं वो किसका करते हैं, बेकिंग सोडा से बुझा हुआ चूना बनाने के निर्माण में आता है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। हमसे इधर पूछा गया है, कौन सी अपक्रिया है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो ऑप्शन में हमारे पास ऑक्सीकरण, विस्थापन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छिपी। तो देखो ऑक्सीकरण वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन त्यागते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट गलत हो जाएगा। विस्थापन में क्या होता है, कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ विस्थापित करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बचते दो, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छिपी। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होती है, ये ऊष्मा को अवशोषित करती है, और ऊष्मा छिपी क्या होती है, ऊष्मा को देती है। तो हमसे पूछा गया ऊष्मा शोषित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपक्रिया जिसमें नया अवक्षेप बनता है। हमसे पूछा है वह क्रिया जिसमें नया अवक्षेप बनता है, तो विस्थापन है, संयोजन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl। जब इस रिएक्शन को करेंगे तो क्या होगा, Ag किसे विस्थापित करेगा, NO को विस्थापित कर देगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, AgCl, और प्लस में क्या होगा, NaNO3। तो इधर जो AgCl बन रहा है, ये हमारा क्या होता है, सफेद अपक्षेप निकलता है। कैसा निकलता है, सफेद अपक्षेप। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था,
जिसमें हमने AgCl का वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखो शायद ऊपरी था, ये था। AgCl का रंग पूछा गया था। AgCl का रंग सफेद होता है, कब होता है? जब ये द्रव विस्थापन अपक्रिया कराई जाती है AgNO3 की NaCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें AgCl निकल के आता है। ये हमारा कैसा निकलता? सफेद अपक्षेप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है? तो देखो संयोजन अपक्रिया पूछा गया। संयोजन अपक्रिया बता सकते हैं इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? सर सी। ऑप्शन सी। देखो संयोजन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ बना रहे हो। तो यहाँ देखो दो पदार्थ हमारे पास H2 और O2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2H2O मिल जाएगा। जबकि इस अपक्रिया में देखोगे तो एकल से दो पदार्थ बन रहे, ये हो नहीं सकता। इधर दो से दो हो रहे, ये भी गलत है, और इसमें भी दो से दो हो रहे, तो ये भी गलत है। हमें संयोजन में ढूंढना होता है, तो संयोजन में हमारा क्या होता है, जहाँ दो पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ का निर्माण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी फोटोकेमिकल अपक्रिया है? इसमें बताना कौन सी अपक्रिया है जो फोटोकेमिकल है। फोटोकेमिकल का मतलब? मतलब जो आ, वियोजन अपघटित हो रही है, जिस केमिकल की अपघटित करा रहे हैं जिसकी उपस्थिति में। अच्छा। देखो सिंपल सा था, अपघटन अपक्रिया के बारे में बताया गया इसमें। इधर था फोटो फोटोकेमिकल के बारे में बताया था। तो फोटोकेमिकल क्या होता है? जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति। तो प्रकाश की उपस्थिति से समझ में आता है कि जिसकी उपस्थिति में अपक्रिया होती है वो वियोजन अपक्रिया होती है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा होता है तो प्रकाश अपघटन, और अगर विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो विद्युत अपघटन, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा तो ऊष्मा का अपघटन। तो कागज के जलने में देखो किसी का अपघटन नहीं होगा, पानी के उबलने में भी किसी का अपघटन नहीं हो रहा, नहीं तो दूध से दही में। जबकि ये दूध से दही है किसका एग्जाम्पल हो जाता? हमारा केमिकल अपक्रिया का, यानी रासायनिक अपक्रिया का। तो यहाँ AgBr होता है। AgBr क्या होता है? जब प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है AgBr क्या होता है? अलग अलग टूट जाते हैं, Ag अलग हो जाता है और प्लस Br अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जंग रोकने का कौन सा तरीका है? तो सिंपल सा है, जंग रोकने के तरीकों में धूप में सुखाना। ऐसा तो नहीं हो सकता धूप में सुखाने से हम जंग रोक सकें। जैसे किसी भी लोहे की चीज को हम धूप में सुखा देते तो ऐसा नहीं कि उसमें जंग ना लगे। पेंट करना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पेंट करना। किसी भी लोहे की धातु पर या वस्तु पर जब हम पेंट वगैरह कर देते हैं उससे क्या होता है? उसमें जंग नहीं लगती। उबालना, उबालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्म करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ हमारे जो टोटल MCQ 20 MCQ थे, इससे सिर्फ देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो थे ही। हो सकता कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, लेकिन इससे क्या होता है ओवरऑल हमारा चैप्टर का फुल रिवीजन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ने की भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अगर इस चैप्टर को MCQ के साथ भी अगर सही से रिवाइज करते हो तो पूरा चैप्टर का रिवीजन एक बार में हो जाता है। तो अगर कोई डाउट है तुम्हारा तो अपना डाउट पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, कोई नहीं है। अच्छा, सबको समझ में आया? क्लियर? यस सर। अच्छा, ओवरऑल सही से लगता है क्लास करने के बाद? हाँ चलो मेरा अच्छे से रिवीजन हुआ, ऐसा तो नहीं है? 1 घंटे मतलब लगभग 40-45 मिनट क्लास चल जाती है, 40-45 मिनट पढ़ने के बाद ये लगता है कि फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। देखो प्रोडक्टिविटी हर चीज में होनी चाहिए। हम अपना लगभग टाइम दे रहे हैं, अगर इधर आने के बाद अगर टाइम तुम्हारा जा रहा हो, तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं निकलता ना। 40-45 मिनट काफी होते पढ़ने के लिए। बोर्ड एग्जाम देनी ये तो है नहीं, चलो वेट करते रहेंगे साल 2 साल। फिर कोशिश में पूरी नहीं यही सर। करता हूँ कि जितना भी पढ़ाऊँ प्रोडक्टिविटी क्लास में बनी रहे, कि अगर तुम मुझे अपना टाइम दे रहे हो तो उस टाइम में कुछ जरूर मिल जाए तुम लोगों को। कल नहीं जो सर। क- कल जो कराएंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, उसके बाद फिर MCQ कराएंगे। हालांकि अभी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं
रिटन क्वेश्चन आते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिस करा देंगे, मतलब प्रैक्टिस क्या, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं देंगे उनका, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद फिर कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड ओके करते हैं। ओके सर, ये बताओ एक बात, हाँ पूछो। आप 12th क्लास का भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो? 12th की अभी कर नहीं रहे, लेकिन एक दो दिन में केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन अच्छा, में। दीदी को पढ़नी है। मैं नोट्स मतलब क्या है, देखो चीजें कंटेंट खुद से लिखना होता है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे 12th का चैप्टर पढ़ाया है, तो उस चैप्टर को क्या करें, पहले उसका सिंपल सा नोट्स बनाए। नोट्स का मतलब ये, चैप्टर अगर है तो एक से दो पेजों में पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हम पूरा हाँ फुल लेंथ चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर तो पढ़ाने में काफी टाइम लग जाएगा। चीजों को शॉर्ट से रिवीजन हो जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के बाद हो जाए। और मेरा मतलब ये है कि बच्चा जो भी हमसे पढ़े, ऐसा ना हो कि एक मंथ दो मंथ अपना टाइम दे दे, उसके बाद एग्जाम में कुछ भी ना मिले, तो उसका मतलब नहीं। टाइम सबसे चीज इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सब कुछ वक्त, सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन जो एक बार टाइम निकल गया, टाइम वापस नहीं आता है। कोशिश यही रहती है कि गुणवत्ता बनी रहे क्लास में। एक दो दिन में देखिए केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर। ठीक।